तो चलिए प्यारे साथियों, आज की वीडियो जितने भी बिहार पॉलिटेक्निक 2023 के छात्र छात्राएं एग्जाम देने वाले उनके लिए काफी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज का सेशन आप लोगों के लिए होगा जो बिहार पॉलिटेक्निक 2023 में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले बाबू। ठीक है, तो आज के वीडियो में आप लोग का फिजिक्स का जो देख सकते हैं आप लोग 30 जो मोस्ट VVI क्वेश्चन कराएंगे, जो सीधा इसी प्रकार का प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग एग्जाम फॉर्म भर दिए होंगे तो आप लोग पढ़ाई को रेगुलर कर लेंगे। ठीक है, और इसके पहले वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे। आपको जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है उस काफी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सीधा एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आप लोग ये सभी प्रश्न को आप लोग अच्छा से अपना रैंक हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर चैनल पे पहले से हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, यही सब प्रश्न जो होता है आपका एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और बहुत सारे विद्यार्थी इसी सब प्रश्न को छोड़कर आते हैं। ठीक है, इसी लेवल का आपका एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न की ओर देखते हैं। तो पहला प्रश्न आप फिजिक्स का क्या है? पहला प्रश्न है कि चंद्रमा की, ठीक है, चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? बताइए, पहला प्रश्न आप लोग से पूछा है कि चंद्रमा के धरातल से, आप लोग चंद्रमा के जब धरातल से आप लोग देखेंगे तो आकाश का रंग आप लोग को कैसा दिखाई देगा? ठीक है, आप लोग देखे तो नहीं होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा रहा है तो आप लोग इसको जवाब जरूर सही सही देंगे। ठीक है, चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि आप लोग चंद्रमा के जब धरातल से देखेंगे तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। ठीक है, काला दिखाई देगा। काला क्यों दिखाई देगा? क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा पे जो धूल कण होता है, जो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण वहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। ठीक है, वहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा पे काफी धूल कण होते हैं, जिसके कारण प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होता। इसी कारण वहां पे क्या, चंद्रमा से जो आप लोग आकाश देखिएगा तो काला दिखाई देगा। ठीक है बाबू, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, काला दिखाई देगा। चलिए अगला प्रश्न, सेकंड नंबर प्रश्न क्या है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी? ठीक है, देखिए आप लोगों का काफी इजी न्यूमेरिकल आप लोग से पूछा गया कि 15 सेंटीमीटर दूरी वाला कोई अवतल दर्पण है जो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति आप लोग से पूछा गया। ठीक है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी आप लोग से पूछा गया, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम आप लोग करते तो आप लोग बिल्कुल हम ध्यानपूर्वक देखना। आप लोग अगर यहाँ पे वैल्यू ये पूछा जाता तो आप लोग आसानी से करेंगे। आप लोग यहाँ से प्रकृति पूछा गया। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे आप लोगों को सॉल्यूशन कर देते हैं। यहाँ पे क्या है कि वस्तु की लंबाई, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट की लंबाई ओ से हम लोग यहाँ डिनोट कर देते, तो ओ कितना दिया गया तो आप लोग बता सकते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर दिया गया, और आप लोग बताएंगे कि इसका जो यू दिया गया, यू देख सकते हैं आप लोग कितना है, तो यू यहाँ से देख सकते हैं आप लोग अवतल दर्पण से कितना दूरी है, तो यू डिस्टेंस कितना है, तो अवतल दर्पण है तो -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ से भी फोकस दूरी देखिए आप लोग हो जाएगा, फोकस कितना हो जाएगा, तो अवतल दर्पण है तो -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u होता है बाबू। ठीक है, आप लोग पता होगा दर्पण सूत्र, तो 1/v का वैल्यू तो हम लोग को मालूम नहीं है, 1/f का वैल्यू मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे देखिए 1/f का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/-15 हो जाएगा, और 1/v का वैल्यू यहाँ से हम लोग को मालूम नहीं है, और 1/u का वैल्यू मालूम है -20। ठीक है, तो देखिए v को हम इधर आने देंगे और u को हम लोग इधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो बताइए इसको आपको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/v यहाँ से आप लोग निकालेंगे तो आपका जो हो जाएगा 1/20 माइनस 1/15 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग भी का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, भी का वैल्यू निकालेंगे आप लोग एलसीएम लेने बाद, तो आप लोग आ जाएगा 60 सेंटीमीटर माइनस में। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण है तो माइनस में 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। और आप लोग जानते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। देखिए एम इक्वल टू आवर्धन क्षमता इक्वल टू क्या होता है बताइए, आवर्धन क्षमता इक्वल टू क्या होता है, -v/u होता है। ठीक है, -v/u होता है, और यहाँ से इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आई क्या होता है, I/O लिख सकते हैं। आई क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार का देखिए आप लोग लंबाई दिया गया 5 सेंटीमीटर, ओ क्या है, तो सॉरी आई क्या है, प्रतिबिंब का आकार, ओ क्या है, वस्तु का आकार, तो आपका देख सकते हैं यहाँ पे वस्तु का आकार दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे भी का वैल्यू कितना है, तो भी का वैल्यू भी निकालें -60। ठीक है, तो यहाँ से माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +60, और बटा यू का वैल्यू देखिए आप लोग, यू कितना हो जाएगा, तो यू का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, तो -20। ठीक है, -20 हो जाएगा, और इक्वल टू आई का वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं है, और ओ का वैल्यू देखिए आप लोग दिया गया 5। ठीक है, तो 20×3 = 60, यहाँ से 3 बार में हो गया। अब बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से क्या हो जाएगा, -3 इक्वल टू I/5। ठीक है, तो अब बताइए कितना हो जाएगा, 5×15, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, -15। ठीक है, -15 का मतलब क्या होता है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा और बड़ा बन जाएगा। ठीक है, क्या है, वास्तविक बनेगा और क्या होगा बाबू, बड़ा होगा। तो आप लोग से प्रकृति पूछा गया था, ना कि यहाँ से आप लोगों को प्रतिबिंब का आकार पूछा गया। प्रतिबिंब का आकार पूछा जाता तो -15 सेंटीमीटर होता, लेकिन आपसे प्रकृति पूछा गया तो माइनस है तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा और वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग ऑप्शन में दिया गया बाबू। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया क्या क्या,
तो अब देखिए ऑप्शन में देगा कि वास्तविक और उल्टा और बड़ा बनेगा, या वास्तविक सीधा और छोटा बनेगा, या आभासी उल्टा और छोटा बनेगा, या आभासी सीधा और छोटा बनेगा। ठीक है, तो अभी आप लोग बताएं क्या हो जाएगा, वास्तविक उल्टा और इसका बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड का बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं ओम के नियम के अनुसार, ठीक है, ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू आई आर तब होता है। बताइए ओम के नियम क्या होता है, बताइए ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे R रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है, इसलिए क्या होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I को हो जाता है बाबू। ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I को होता है, यही हम लोग को ओम्स लॉ दिखाता है। ठीक है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सेकंड थर्ड का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते, तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न क्या है कि दो लेंस है, ठीक है, दो लेंस आपका है, जो एक लेंस है जो 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल है, मतलब पहला जो लेंस है वो 20 सेंटीमीटर दूरी का फोकस दूरी उत्तल लेंस है, और दूसरा जो है वो 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल है। इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से बताया गया कि दो को लेंस है, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, एक 25 सेंटीमीटर का। तो पूछा है कि इसका जो संयोजन फोकस दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, वो कितनी होगी बाबू बताइए। यहाँ से देखिए हम लोग निकालते हैं कितना है, तो F1 यहाँ से कितना है, तो F1 आपको 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि उत्तल है तो प्लस में हो जाएगा, और F2 कितना हो जाएगा, तो F2 यहाँ से हो जाएगा -25। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये अवतल है, तो -25 हो जाएगा। और दोनों का संयोजन आप लोग से पूछा है, तो फोकस दूरी में निकालें तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। ठीक है, 1/f1 वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/20, यहाँ से प्लस हो जाएगा 1/-25। ठीक है, तो यहाँ देखिए डायरेक्टली हो जाएगा 1/20 माइनस 1/25। इसको आप लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद आप लोग को क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए एलसीएम लेने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वो 1/100 के टर्म में आएगा। तो 1/100, तो यहाँ से f निकालेंगे, तो ये तो 1/f हो गया। अब यहाँ से f निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। तो आप लोग से f का वैल्यू में पूछा गया कि इसको हम लोग अगर दोनों जो फोकस दूरी है उसको संयोजन करेंगे तो आप लोग को कितना आएगा f का वैल्यू। ठीक है, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर देखेंगे ऑप्शन किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4 का 100 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न क्या है कि एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा। बताइए एक विद्युत धारा परिपथ, ठीक है, कोई एक विद्युत परिपथ में है जिसमें विद्युत धारा को नियंत्रित करना है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे इसमें से। बताइए विद्युत धारा को हम लोग को नियंत्रित करना है तो किसका प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है प्रेषित्र को, या वोल्टमीटर को, या तो हम लोग धारा नियंत्रक को करेंगे, या गैल्वेनोमीटर को करेंगे। तो किसको करेंगे बाबू बताइए। कोई एक विद्युत परिपथ है जिसको हम लोग क्या करना, धारा को कंट्रोल करना। ठीक है, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो बताइए आप लोग किसका कंट्रोल करते हैं। तो देखिए विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का हम लोग अगर हम लोग वहां पे क्या करता है कि धारा नियंत्रण का क्या काम होता है कि प्रतिरोध का मान में क्या करता है, परिवर्तन करता है, और धारा नियंत्रण जो होता है वो विद्युत परिपथ के जो मान में परिवर्तन करने का काम करता है। ठीक है, तो विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रण के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो धारा नियंत्रक का उपयोग करते हैं। ठीक है बाबू, क्या, क्योंकि यहाँ जो धारा नियंत्रक है वो क्या करता है, जो विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो उपयोग करते हैं वो धारा नियंत्रक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से मतलब आसानी से पढ़ने के लिए आंखों से दूर रखकर पढ़ता तो उसे क्या हुआ है। बताइए अगर कोई एक व्यक्ति समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर को पढ़ रहा होगा और आसानी से पढ़ने के लिए क्या करता, आंख से दूर रख के पढ़ रहा होगा, तो बताइए उसको कौन सा दृष्टि दोष हुआ होगा जो आंखों से दूर रखकर वो अच्छे से पढ़ पा रहा है, आसानी से पढ़ पा रहा है। ऑप्शन में है मोतियाबिंद, या तो जरा दृष्टि दोष, या तो दूर दृष्टि दोष, या तो निकट दृष्टि दोष। बताइए किसका वो दूर रखकर क्यों पढ़ रहा है समाचार पत्र, और उसको दूर से आसानी से दिख रहा है लेकिन नजदीक की वस्तु को नहीं दिख रहा है। तो आप लोग देखिए क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये दूर दृष्टि हो गया। क्यों दूर दृष्टि हो गया, तो देखिए दूर दृष्टि दोष जब होता है तो आपको दूर की वस्तुओं को आप लोग आसानी से देख पाएंगे, लेकिन आपका नजदीक की वस्तुओं को आप लोग आसानी से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से यही बोल रहा है कि समाचार पत्र जो पढ़ रहा है व्यक्ति दूर से आसानी से देख रहा है। ठीक है, दूर से वो रख के आसानी से पढ़ पा रहा है लेकिन नजदीक से नहीं पढ़ पा रहा। तो क्यों, क्योंकि दूर दृष्टि जिसको होता है वो दूर की वस्तुओं को देख सकता है लेकिन निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। ठीक है, इसलिए दूर दृष्टि दोष इसको हुआ है, इसी कारण ये दूर रखकर समाचार पत्र को पढ़ रहा है। निकट दृष्टि दोष में इसका जस्ट अपोजिट होता है कि आपका निकट की वस्तुओं को आप लोग आसानी से देखेंगे और दूर की वस्तुओं को आप लोग को नहीं दिखेगा। अजरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि आप लोगों को ना तो दूर की वस्तुओं को दिखेगा ना नजदीक को, आप लोग जो भी कुछ रेंज होगा उसमें आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दूर दृष्टि दोष। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल भी गलती नहीं करना। चलिए अगला नंबर प्रश्न नंबर 7 क्या है
कि 200 वोल्ट की लाइन से जुड़े 5 एम्पियर विद्युत धारा को वहन करने के लिए 400 ओम के कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। बताइए 200 वोल्ट की एक लाइन से जुड़े 5 एम्पियर विद्युत धारा को वहन करने के लिए 400 ओम के कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। ठीक है, कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी बाबू बताइए। यहाँ से देखिए न्यूमेरिकल आप लोग से पूछा गया, काफी शानदार न्यूमेरिकल है। आप लोग को एग्जाम में फिजिक्स में न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आप लोग सभी न्यूमेरिकल को जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना है, तो 200 वोल्ट आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो वोल्ट यहाँ पे दिया गया कितना 200 वोल्ट। ठीक है, 200 वोल्ट और आई देखिए धारा का मान आप लोग दिया गया, विद्युत धारा कितना है तो 5 एम्पियर दिया गया। ठीक है, 5 एम्पियर दिया गया। तो आप लोग जानते हैं कि ओम का नियम क्या होता है, तो यहाँ से पहले हम लोग आर डैश निकालेंगे। आर डैश निकालने का मतलब क्या है, भी इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है। तो यहाँ से आर डैश निकालेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, आर डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भी बटा आई हो जाएगा। तो बताइए भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, भी का वैल्यू अभी देखिए 200 वोल्ट दिया गया और आई का वैल्यू 5 है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग इसका वैल्यू आर डैश का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 40 ओम। ठीक है, 40 ओम निकल गया। अब क्या बोल रहा है, विद्युत वहन करने के लिए 400 ओम के लिए कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। तो कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी, तो यहाँ से देखिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आर डैश निकल गया तो हम लोग यहाँ से देखेंगे 400 जो ओम के एन प्रतिरोध में कितना जोड़ना होगा। ठीक है, कितना ऐड होगा, तो यहाँ से देखिए हम लोग निकालेंगे 1 बटा आर डैश इक्वल टू करेंगे तो 1 बटा 400 ओम प्लस 1 बटा 400 ओम, ये कहाँ तक जाएगा डॉट 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 1 बटा एन तक। ठीक है, यही बोला गया प्रश्न में, क्योंकि कितने प्रतिरोध जोड़ा जाएंगे वो मालूम नहीं है तो एन लिख देंगे। ठीक है, तो 1 बटा आर डैश देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से 1 बटा आर डैश रहने देंगे और इसको एलसीएम आप लोग लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 400 बटा एन, ऊपर में एन बटा 400 हो जाएगा। ठीक है, और आर डैश का हम लोग अभी वैल्यू निकाले हैं, कितना हो जाएगा 40 ओम अभी निकाले थे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 40 को रख देंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा 40 इक्वल टू एन बटा 400। अब यहाँ से देख सकते हैं आप लोग 40 से हम लोग इधर कट हो जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा। और ये देख सकते हैं यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटा एन बटा 10 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर इसका हो जाएगा। तो कितना प्रतिरोध की आवश्यकता होगी, अगर 400 ओम को कितने प्रतिरोध की आवश्यकता हो जाएगी, तो 10 प्रतिरोध की आवश्यकता हो जाएगी। कितना हो जाएगा 10 प्रतिरोध। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू 10 प्रतिरोध। ठीक है, तो ये सभी न्यूमेरिकल आप लोग के लिए काफी ईजी है, बस आप लोग को समझने की बात है। ठीक है, तो जितना आप लोग ईजी वे में बता रहे हैं, देखिए पहले आप ओम का नियम निकाल लगाए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पहले ओम का नियम लगा दिए, यहाँ से आर डैश का वैल्यू निकाल लिया और यहाँ से जैसा प्रश्न बोला गया था कि हम लोग कितना प्रतिरोध जोड़ेंगे, तो 1 बटा 400 400 एन तक हम लोग ले गए। इसका एलसीएम लेने के बाद 1 डैश जो आर डैश है उसका हम लोग डिवाइड कर दिया, आपका एन का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, तो आप लोग ये सभी प्रश्न को आसानी से कर लेंगे, हमें पता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर ये सभी प्रश्न को आप लोग खुद से ट्राई करेंगे बनाने की, ताकि आपको एग्जाम में ये सब प्रश्न आए तो आपका कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखें, 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक विद्युत हीटर, ठीक है, एक विद्युत हीटर को 1 किलोवाट दर्शाया गया। ठीक है, कोई एक विद्युत हीटर है जिसको 1 किलोवाट दर्शाया गया है, तो प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा क्या हो जाएगी। ठीक है, उसमें प्रति घंटा मतलब हर एक घंटा जो उत्पादित ऊष्मा होगी वो क्या हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी बाबू बताइए। पी यहाँ से दिया गया पावर कितना है 1 किलोवाट दिया गया। ठीक है, कितना 1 किलोवाट दिया गया है, तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है 10 पावर 3 वाट होता है। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा 1 किलोवाट बराबर कितना होता है 10 पावर 3 वाट होता है। तो अब बताइएगा कि प्रति घंटे ऊष्मा उत्पादित कितना हो जाएगा। तो पता है पावर इंटू हम लोग टाइम कर देंगे, जितना हम लोग देर चलाना होगा। तो पावर कितना है तो 10 पावर 3 है, टाइम कितना है 1 घंटा लेक्चर है, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है, और कितना सेकंड होता है 60 सेकंड होता है। ठीक है, अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 6 36, 36 पे डबल जीरो। ठीक है, 36 पे यहाँ पे डबल जीरो इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ से इसका कितना हो जाएगा 3600 गुना 10 टू द पावर 3 जूल हो जाएगा। तो देखेंगे आप लोग ऑप्शन किस में दर्शाया गया है, तो 3600 गुना 10 पावर 3 जूल ऑप्शन नंबर सी में दर्शाया गया। ठीक है, तो देखिए आप लोग पावर इतना होता है और टाइम में कितना बोला गया 1 आवर्स के लिए, तो यहाँ से हम लोग 1 आवर्स का वैल्यू रख दिए तो 1 घंटा 60 मिनट और 60 सेकंड होता। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकल के आ गया कि प्रति घंटा कितना उत्पादित ऊष्मा होगी खपत, तो 3600 गुना 10 पावर 3 जूल हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या है कि एक अवतल द्वारा, ठीक है, एक अवतल द्वारा एक वस्तु को आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखी होनी चाहिए। बताइए कोई एक अवतल दर्पण है, ठीक है, और हम लोग को वस्तु को आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो हम लोग को वस्तु को कहाँ रखेंगे। बताइए वस्तु को किस अक्ष पे रखेंगे। पहला ऑप्शन है कि वक्ता केंद्र पर रखेंगे, या नेक्स्ट है वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे, या मुख्य फोकस पर रखेंगे, या मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। बताइए अगर हम लोग को आभासी प्रतिबिंब करना है अवतल दर्पण से, तो हम लोग वस्तु को कहाँ रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग साइड में एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, तो यहाँ बना लेते हैं। देखिए ये क्या है, तो ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ से हम अवतल दर्पण एक बना दिया, और क्या बोल रहा है कि हम लोग को वस्तु को आभासी प्रतिबिंब करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कोई फोकस है, और यहाँ पे क्या है
यहाँ पे सेंटर लाइन है, ठीक है, सेंटर है। और इधर अपोजिट में देख लेते हैं, यहाँ ए डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पोल है, ध्रुव है, तो पी लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोई भी वस्तु को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, ए, ठीक है, यहाँ से हम लोग कोई भी वस्तु को रखते हैं ए, सॉरी डियर, ये यहाँ पे कोई एक वस्तु को रखते हैं। तो वस्तु को जब यहाँ रखेंगे तो ये किससे होकर जाएगा, तो पहला तो ये जाएगा सेंटर लाइन से जाएगा, और दूसरा कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोला है कि हम लोग को जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है। कोई यहाँ पे रखे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब, तो यहाँ बन रहा है, तो ये देखेंगे आप लोग कि कहाँ पे रखेंगे। तो देखिए ये दोनों के बीच हम लोग कहाँ पे रखेंगे, तो देखिए कहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे रखेंगे, तो ये मुख्य फोकस, ठीक है, मतलब पोल है और जो ध्रुव है, ठीक है, दोनों के बीच जो फोकस और ध्रुव के बीच में हम वस्तु को रखेंगे तो मेरा जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक बनेगा, ठीक है। ये देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ रखेंगे, तो हम लोग मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं अगर अवतल दर्पण में, तो मेरा जो काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 9 का। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 10 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बताइए, मानव नेत्र जो आप लोगों का आंख है उसमें जो प्रकाश की जो मात्रा आप लोगों को पड़ती है, कहीं आप लोग अचानक जाते हैं, कहीं इंजोरा में या तो अंधेरा से इंजोरा में जाते हैं, तो आप लोग जो प्रकाश है आप लोग को जो आंख पे पड़ता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए कौन काम करता है। बताइए, परितारका का काम होता है, या श्वेत पटल करता है, या दृष्टि पटल करता है, या आंख की पुतली करता है। बताइए, आपका जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आंख में वो कौन करता है, बताइए। तो कौन करता है बाबू, तो क्या हो जाएगा, 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। 10 का क्या हो जाएगा, तो जो परितारका होता है, ठीक है, याद रखना परितारका जो होता है वो आप लोग को क्या करता है, जो प्रकाश की मात्रा आंख में आ रही है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। आप लोग अंधेरा से डायरेक्ट जोरा में जाते हैं तो आप लोग देखते होंगे आंख आप लोग का मलमलाने लगता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का प्रकाश की मात्रा जो उतना नियंत्रित नहीं कर पाता उतना जल्दी, तो इसलिए होता है, ठीक है। तो परितारका जो है आपका प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या है कि भली भांति, ठीक है, भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित न्यूनतम लगभग कितने पवन गति का प्रयोग करता है। बताइए, भली भांति मतलब आसानी से काम करने के लिए सही ढंग से जो पवन विद्युत जनित्र है उसमें पवन गति का कितना प्रयोग किया जाता है, तो कितना होता है बाबू, याद रखना 15 किलोमीटर प्रति आवर होता है, ठीक है। 15 किलोमीटर प्रति आवर अगर आप लोग देते हैं उसका गति, तो पवन विद्युत जनित्र है जो आप लोग का अच्छी तरह से आपका वर्क करेगा, ठीक है। तो ये 15 किलोमीटर प्रति आवर होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न क्या है कि एक चालक में, ठीक है, एक चालक है जो 5 मिनट में 1500 कूलाम के आवेश प्रवेश करते हैं और 1500 कूलाम के आवेश निकलते हैं तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा, ठीक है। 5 मिनट में जो 1500 कूलाम आवेश प्रवेश कर रहा है और 1500 कूलाम आवेश निकल भी रहा है, तो वहां से विद्युत धारा का मान आप लोग से पूछा गया 12 नंबर प्रश्न की विद्युत धारा का मान आप लोग को बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखिए 12 नंबर का हम यहाँ पे सोल्यूशन कर देते हैं। तो देखिए आप लोग का आवेश कितना है, Q इक्वल टू कितना है यहाँ पे बाबू, तो 1500, ठीक है, 1500 कूलाम यहाँ पे दिया गया है Q, और यहाँ से देखेंगे T कितना है, तो T 5 मिनट के लिए जाता है, ठीक है, 5 मिनट के लिए होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग को दिया गया, तो 5 मिनट के लिए कितना हो जाएगा, 5 गुना 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है तो 60 सेकंड होता है तो कितना हो जाएगा, 6 5 30, 300 सेकंड हो जाएगा। यहाँ से हम लोग टाइम निकल गया, ठीक है। और हम लोग जानते हैं धारा का मान I इक्वल टू क्या होता है, तो Q बाई T होता है, ठीक है। Q आवेश और T क्या है, टाइम है, तो Q कितना है, तो 1500 हो जाएगा, और टाइम कितना है, तो 300 हो जाएगा। तो बताए यहाँ से देखिए आप लोग का वैल्यू निकल के आ गया, कितना आ गया, 5 एम्पियर, ठीक है। तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा बाबू, ठीक है। 5 एम्पियर देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 मिनट में 500 कूलाम प्रवेश कर रहा है कोई चालक में और 500 कूलाम अगर निकल भी रहा है तो उसमें विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे आप लोग यहाँ पे 12 का सॉल्यूशन करा दिए यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि आवर्धन m इक्वल टू +1/5 है तो क्या हो जाएगा, ठीक है। कोई आवर्धन है जो +1/5 है तो वहां से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आवर्धन इक्वल टू अभी फॉर्मूला में बताया था, आवर्धन इक्वल टू क्या होता है कि I क्या है, तो प्रतिबिंब का आकार, और O क्या है, वस्तु का आकार, ठीक है। और प्रतिबिंब आप लोग को दिया गया कितना, आवर्धन दिया गया कितना, +1.5, तो 1.5 इक्वल टू हम लिख देंगे I/0। अब बताइए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा एक 0, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है। 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते थे, 3/2 लिख सकते हैं, I इक्वल टू 0 लिख देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करा लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग O को इस साइड कर देंगे, ठीक है। O को जब इस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 O हो जाएगा, ठीक है। 3/2 O, I क्या है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार है, O क्या है, तो O है वस्तु का आकार। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगा कि जो प्रतिबिंब का जो आकार है, मतलब क्या है, I जो है
वो क्या है, बड़ा है और वस्तु के आकार से, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन में पहले पढ़िए, ऑप्शन में क्या है कि प्रतिबिंब का आकार इक्वल टू वस्तु का आकार बराबर होगा, तो बिल्कुल बराबर नहीं होगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका कंडीशन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार से बड़ा होगा, हाँ प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से तो बड़ा होगा ही। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, तो नेक्स्ट में ऑप्शन है वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार से छोटा है, नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार का दोगुना है, नहीं। तो आप लोग का ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आप लोग का एक क्वेश्चन इसमें और है कि वास्तविक प्रतिबिंब होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग का जो आंसर आया धनात्मक था, क्या था, जो आवर्धन है आवर्धन क्या था, धनात्मक था, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे कंडीशन में देख रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 14 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि वायु से जल का अपर्तनांक 4/3 है, ठीक है, कोई वायु से अगर जल में जा रहा है तो उसका अपर्तनांक 4/3 है, तो जल से वायु का अपर्तनांक कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना, ये टर्म बिल्कुल एकदम आसान भाषा में आप लोग को बता रहे हैं कि अगर वो क्या करता है, यहाँ पे देख बता रहे हैं कि अगर वो एयर से, ठीक है, क्या है, एयर से अगर वो वाटर में जा रहा है और उसका अपर्तनांक 4/3 है, तो अगर आप लोग से पूछे कि वो जो वाटर से, ठीक है, जल से अगर वो वायु में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, जस्ट आप लोग को उलट देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा बाबू, ठीक है, याद रखना, ठीक है, 3/4 हो जाएगा। कैसे 3/4 होगा, तो हम यहाँ पे आप लोग बताते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम लोग जब उलटेंगे तो नीचे हो जाएगा ये, तो वाटर से हम लोग जब जल एयर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही नहीं देंगे 4/3। और बताइए अब इसको हम ऊपर करेंगे तो ये भी चल जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना, तो क्या बचेगा, वाटर से जब एयर में जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो यही तो आप लोग बताएं, आसान भाषा में आप लोग यहाँ पे बताएं कि अगर आप लोग एयर से वाटर में जा रहा है तो 4/3 दिया गया, और अगर वाटर से एयर में जा रहा है जस्ट अपोजिट, यहाँ से आप लोग पूछ सकता है कि अगर कांच से, ठीक है, अगर आप लोग पूछ सकता है कि एयर से कांच में जा रहा है तो 4/3 है, तो कांच से एयर में जाएगा तो क्या जाएगा, तो जस्ट नीचे वाला ऊपर टर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि नेत्र विशेषज्ञ, ठीक है, जितने भी आंख के डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा लेंस की शक्ति +2.5 डायोप्टर बताई गई, तो बताइए आपकी कितने फोकस दूरी और कौन सा लेंस लगने की जरूरत होगा। तो बताइए 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बताइए। अगर आप लोग को डॉक्टर बोल दिया कि आप लोग को लेंस का जो शक्ति है वो +2.5 डायोप्टर है, ठीक है, +2.5 डायोप्टर है, तो आपको उसमें से कितना फोकस दूरी चाहे वाला लेंस लगेगा, बताइए कितना वाला लग जाएगा। तो F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू 1/P होता है, और यहाँ से आप लोग 1/P का वैल्यू हम लोग रखेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए 2.5, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये मीटर में रहता है 1, तो इसको सेंटीमीटर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और ठीक है 100 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, बताइए। यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो 25 चौका 100, यहाँ से कितना हो जाएगा, फोकस 4 सेंटीमीटर आप लोग को निकल के आ जाएगा। सॉरी डियर, यहाँ पे 40 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट हटाएं तो एक जीरो चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। अब बताइए फोकस दूरी जब 40 सेंटीमीटर निकल गया तो 40 सेंटीमीटर क्या है, प्लस में आया, तो प्लस में आया तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे उत्तल लेंस आप लोग का लगेगा, ठीक है, उत्तल लेंस का लगेगा, और 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला यहाँ पे लगेगा, तो 40 सेंटीमीटर देखेंगे उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर सी 15 का बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला और उत्तल लेंस का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या है कि दिए गए परिपथ आरेख में वोल्ट मीटर द्वारा दर्शाई गई संख्या क्या है, ठीक है, वोल्ट मीटर द्वारा दर्शाई गई संख्या, इसका वैल्यू आप लोग से पूछा है कि अगर 6 ओम प्रवाहित करते तो इसमें कितना वोल्ट प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए आप लोगों के लिए काफी अच्छा न्यूमेरिकल है, तो हम यहाँ पे आप लोगों के लिए सॉल्व करेंगे 16 नंबर। तो पहले आप लोग जितने भी हैं R1 R2, इसको R1 R2 इसको R3 बोल देते हैं, तीनों का पहले ऐड कर लेना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सीरीज में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 और 4 और कितना 6, तो कितना हो जाएगा 12 निकल के आ जाएगा, ठीक है, 12 रेजिस्टेंस निकल के आ गया हम लोग को। अब हम लोग जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है, धारा का क्या होता है वैल्यू, बताइए ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो I हम लोग निकालेंगे तो क्या I को रहने देंगे, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा V/R इक्वल टू I, तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ लिखेंगे, I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। तो देखेंगे आप लोग V का वैल्यू आप लोग यहाँ पे कितना है, तो 10 वोल्ट, ठीक है, V यहाँ पे 10 वोल्ट दिया गया तो 10 लिखेंगे, और यहाँ पे 12 हो जाए, तो I का वैल्यू यहाँ से हम लोग हो गया 10/12 निकल के आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोग निकालना है सिर्फ इसके लिए कितना वोल्ट खपत हो रहा है, 6 ओम के लिए, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम लोग अप्लाई करेंगे ओम का नियम ही, ठीक है, ओम का नियम अप्लाई करेंगे, V इक्वल टू आई आर, और यहाँ पे देखेंगे I का वैल्यू हम लोग का अभी निकला कितना है, तो 10/12, और R कितना है, तो R हम लोग सिर्फ इसका निकालना है, तो 6 ओम, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 2 5 10, कितना निकल के आएगा वोल्ट, तो 5 वोल्ट, ठीक है। मतलब 6 ओम प्रतिरोध के लिए कितना उपयोग हो रहा है हम लोग को लिए, तो यहाँ पे 5 वोल्ट यहाँ पे सिर्फ खपत हो रहा है, 5 वोल्ट दिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 5 वोल्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 देखेंगे
कि एक विद्युत फ्यूज आधारित है, ठीक है। एक विद्युत फ्यूज जो है वो किस पे आधारित होता है, जो फ्यूज होता है विद्युत धारा का वो किस पे आधारित होता है, तो एक विद्युत फ्यूज जो होता है वो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित होता है। क्यों? कि उसका जो गलनांक होता है काफी कम होता है, और जब धारा का मान अचानक बढ़ेगा तो क्या होता है, जब आप लोग धारा का मान अचानक बढ़ेगा तो उसका अधिक उस पर उष्मा उत्पन्न होने के कारण वो क्या करता है, पिघल जाता है। इसलिए विद्युत युक्त को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, इसलिए हम लोग विद्युत फ्यूज को यूज करते हैं। तो किस पे प्रभाव होता है, तो विद्युत धारा को उसमें प्रभाव पे होता है, विद्युत फ्यूज आधारित। क्यों होता है? क्योंकि इसका गलनांक काफी कम होता है। अगर अचानक आपका ज्यादा लोड पड़ता है तो क्या होता है, ये क्या होता है, गलकर आपको जो करंट सप्लाई को बंद कर देता है, जिसके कारण आपके घरों में क्षतिग्रस्त होने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे वर्क करता है विद्युत फ्यूज। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न क्या है कि समान पदार्थ के दो तार, ठीक है, समान पदार्थ के दो तार है जिनकी लंबाई और त्रिज्या का अनुपात ये है। लंबाई का अनुपात क्या है, 3:4 है, और जो त्रिज्या का अनुपात है 3:2 है। तो वह 6 वोल्ट की एक बैटरी से समांतर जुड़े हैं, तो विद्युत धारा का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। आप लोग से पूछा गया है कि आप लोग जो लंबाई और त्रिज्या का अनुपात आप लोग दो तार का दिया गया है और एक बैटरी से समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो आप लोग से विद्युत धारा का अनुपात पूछा गया, इसमें धारा का अनुपात क्या हो जाएगा विधि, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला लंबाई L1:L2 यहाँ पे दिया गया कितना है, तो 3:4 दिया गया, ठीक है। यहाँ से फिर दूसरा देखें R1:R2 कितना है, तो यहाँ से 3:2 दिया गया है, ठीक है। ये इतना दिया गया आपका। तो आप लोग जानते हैं कि प्रतिरोध का अनुपात निकालेंगे तो क्या होता है, R1/R2 हम लोग जब निकालेंगे R1/R2 तो क्या होता है, रो इक्वल टू आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू L1 बटा क्या होता है पाई R1 का स्क्वायर, फिर नीचे क्या होता है रो L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई R2 के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे रो से रो कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको L1/L2 इंटू R2 का स्क्वायर बटा R1 का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार हम लोग इसको लिख लेंगे इस टर्म को। और बताइए आप लोग L1 और R2 का यहाँ पे वैल्यू आपका दिया गया है, तो बताइए L1 का वैल्यू कितना है, तो L1 का 3:4 यहाँ से लिख देंगे, इंटू देखेंगे और R2 का कितना है, तो 2 है और ये 3, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है डियर। इतना कर लेंगे आप लोग। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे तो 3 3 9 और 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना निकलेगा हम लोग का बताइए। यहाँ से R1 और R2 का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 1 जब 3 हो जाएगा तो यहाँ से आप लोग से पूछा गया कि इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो जो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए हम लोग धारा प्रवाहित के लिए क्या कर लेंगे यहाँ पे, तो I1 इक्वल टू I2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए 6, क्योंकि 6 वोल्ट का बैटरी लगा तो 6/R1 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे 6/R2 हो जाएगा। तो अब बताइए इसको हम लोग इस प्रकार के लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 6/6 इंटू R2/R1 हो जाएगा यहाँ से, तो 6 से 6 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 8। तो यहाँ से L1/L2 इक्वल टू R2/R1 बचेगा, तो L1 L2 रहने देंगे, और R2 कितना है, तो देखेंगे R2 R3 कितना हो जाएगा, तो ये ऊपर तो क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अनुपात आप लोग से पूछा गया था, तो I1 और I2 का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 3:1 हो जाएगा डियर, ठीक है। 3:1 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा इसका विद्युत धारा का अनुपात। चलिए अगला प्रश्न क्या 19 नंबर प्रश्न कि प्रकाश की, ठीक है, प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण प्राप्त करने के लिए वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं बताइए। प्रकाश को जो शक्तिशाली समांतर किरण प्राप्त करने के लिए वाहनों में के जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा यहाँ पे बताइए, कौन सा हम लोग दर्पण को प्रयोग करते हैं, तो बताइए प्रकाश को जो शक्तिशाली समांतर किरण प्राप्त करने के लिए हम लोग वाहनों में जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। याद रखना अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हेडलाइट का बल्ब अवतल दर्पण के केंद्रित बिंदु पर होता है, जो कि परिवर्तन के पश्चात हम लोग को समांतर किरण पुंज उत्पन्न करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या करता है, जो आप लोग को हेडलाइट लगा होता है वो किस पे होता है, तो वो हेडलाइट जो लगा हुआ होता है वो किस पे रहता है, तो अवतल दर्पण जो होता है उसके केंद्र पे लगा होता है, जो क्या करता है, जो लाइट जब होता है तो उसके बाद वो किरणपुंज को जो उत्पन्न करने के लिए काफी सहायक होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या, क्योंकि हम लोग हेडलाइट में उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का, क्योंकि वो जो प्रकाश का किरणपुंज होता है वो हम लोग समांतर किरणपुंज को एक जगह केंद्रित कर सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 19 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न क्या है कि सदैव आभासी, ठीक है, सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है बताइए। हम लोग को हमेशा अगर आभासी और सीधा प्रतिबिंब को प्राप्त करना है तो हम लोग किस प्रकार का दर्पण का हम लोग उपयोग करेंगे बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है, तो किस प्रकार का करेंगे, तो हमें आभासी और सीधा प्राप्त करने के लिए हमेशा हम लोग क्या करेंगे, समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण दोनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है।
हम लोग किसके द्वारा, अगर हम लोग सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त करना है तो हम लोग यहाँ पे समतल दर्पण के द्वारा भी कर सकते हैं और यहाँ से उत्तल दर्पण के द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। अगर आप लोग को हमेशा आभासी और सीधा ही प्रतिबिंब चाहिए तो आप लोग समतल और उत्तल दर्पण को प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 21 नंबर प्रश्न की एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है। बताइए, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है बताइए। एक चुंबकीय को क्षेत्र में रखा गया है विद्युत वाहक तार, तो किसके वो जो बल की वो किस पे बल की दिशा पे निर्भर करती है, तो बताइए 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो किस पे निर्भर करती है, तो फ्लेमिंग के, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार ये बताता है कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी को रखा जाए धारावाही चालक तार को, तो बल की जो दिशा होती है वो किस पे होती है, तो चालक तार में प्रवाहित की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा की क्या होती है, लंबवत होती है, ठीक है, लंबवत होती है। तो ऑप्शन में आप लोग पढ़ेंगे क्या होता है कि विद्युत धारा की दिशा पर लेकिन क्षेत्र की दिशा पर नहीं, ठीक है, क्षेत्र की दिशा पर नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये भी देखिए आप लोगों को नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा, क्षेत्र की दिशा पर लेकिन विद्युत धारा की दिशा पर नहीं, नहीं ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या है कि विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर भी, हाँ बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ना तो विद्युत धारा की दिशा पर, ना ही क्षेत्र की दिशा पर, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो क्या पूछा था कि एक चुंबकीय क्षेत्र पे रखे विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर किस पे करती है, तो जो विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ वो क्या करता है, क्षेत्र पे भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी 21 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न क्या है कि कांच के प्रिज्म, ठीक है, कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में यह पाया जाता है कि बैगनी रंग अधिक मुड़ता है क्योंकि लाल रंग कम मुड़ता है। क्यों मुड़ता है बताइए। आप लोग देखिए प्रिज्म आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, 10 में आप लोग करके आए तो आप लोग जानते होंगे प्रिज्म के बारे में, जहां से आप लोग यहाँ से जाती है आपतित किरण और यहाँ से क्या होता है 7 रंग में यहाँ से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 7 रंग में डिवाइड होते हैं। यहाँ से आप लोग देखेंगे ऊपर जो रेड रहता है और नीचे क्या रहता है, वायलेट रहता है, जो बैगनी रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग विबग्योर बोलते हैं, जो नीचे से आता है तो विबग्योर, ठीक है, जो नीचे रहता है वो बैगनी रहता है। बैगनी का क्या रहता है, जो प्रकाश का प्रकीर्णन रहता है, क्या रहता है बाबू, प्रकाश का प्रकीर्णन जो अधिक रहता है और तरंगदैर्घ्य कम रहता है। लेकिन रेड का क्या रहता है, जो तरंगदैर्घ्य होता है वो काफी अधिक होता है और इसका प्रकीर्णन कम होता है, ठीक है, और इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है और प्रकीर्णन अधिक होता है। याद रखना, आप उससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से बोल रहा है कि जो बैगनी रंग अधिक मुड़ता है, देखिए बैगनी रंग जो अधिक मुड़ रहा है और लाल रंग कम मुड़ता है, क्यों ऐसा क्यों होता है बताइए। तो 22 नंबर का सही आंसर क्या होता है बताइए। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य से अधिक होती है, ठीक है। तो बैगनी रंग लाल रंग से अधिक मुड़ता है, अर्थात बैगनी रंग के लिए विचलन कोण जो होता है और लाल रंग के विचलन कोण से अधिक होता है, ठीक है, इसलिए होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसका 22 का क्या हो जाएगा सही आंसर बाबू। तो यहाँ से हो जाएगा जो लाल रंग होता है, जो इसका तरंगदैर्घ्य काफी ज्यादा होता है बैगनी रंग के मुकाबले में और उसका विचलन कोण भी ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा ये मुड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए लाल का तरंगदैर्घ्य बैगनी के तरंगदैर्घ्य से ज्यादा होगा, यही शो कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें 20 नंबर 3 प्रश्न की जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल के अंतरा पृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, यह किसके कारण होता है बताइए। जब जल में कोई एक डूबा हुआ पेंसिल, ठीक है, आप लोग एक जल लीजिए और जल में आधा आप लोग कोई गिलास लीजिए, गिलास में आप लोग गिलास लीजिए, गिलास में आप लोग आधा पानी भर देंगे और पानी के बाद उसमें आप लोग जब पेंसिल डालेंगे तो ऊपर वाला जो आप लोग को दिखेगा वायु वाला वो आप लोग को सीधा दिखेगा, लेकिन आप लोग जैसे ही जल का जो जल के अंदर रहेगा वो आप लोग को क्या दिखेगा, वो अंतरा पृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होगा, थोड़ा सा टेढ़ा आप लोग को देखने को मिलेगा। वो किसके कारण बताइए, वो किस प्रभाव के कारण वैसा आप लोग को दिखता है। ऑप्शन में दिया गया टिंडल प्रभाव के कारण दिखेगा, या तो नेक्स्ट ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण होगा, या नेक्स्ट ऑप्शन है विक्षेपण के कारण, या नेक्स्ट है अपवर्तन के कारण। तो किसके कारण ऐसा आप लोग को प्रतीत होगा बाबू, तो बताइए प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है कि जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल के अंतरा पृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, ठीक है, याद रखना। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जल में पेंसिल से आता हुआ प्रकाश वायु में प्रवेश करता है, उस समय क्या होता है अभिलंब जो है दूर हट जाता है, इसलिए आप लोगों को क्या दिखता है कि गिलास में आप लोगों को जो पानी के अंदर दिखता है वो टेढ़ा दिखता है पेंसिल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित को उनके पूर्ण आवर्तनांक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। आप लोग को आवर्तनांक के अकॉर्डिंग आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को अकॉर्डिंग में आप लोग बढ़ते क्रम में आप लोग को सजाना है, ठीक है। तो यार इसका बताइए आप लोग को क्या हो जाएगा सही आंसर। तो आवर्तनांक देखिए सबसे ज्यादा किसका होता है, तो पहले आप लोग याद रखें हीरा का आवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, हीरा का हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, हीरा का होता है। इसके बाद किसका होता है, इसके बाद जो आवर्तनांक होता है हीरा के बाद वो कांच का हो जाता है, ठीक है, याद रखना इस सीक्वेंस को। हीरा के बाद किसका होता है, कांच का होता है, उसके बाद किसका होता है, उसके बाद केरोसिन का होता है, ठीक है, याद रखना केरोसिन,
केरोसिन का हो जाएगा इसके बाद। और इसके बाद किसका होता है, तो इसके बाद हो जाता है जो जल का अपर्तनांक होता है, ठीक है, जल का अपर्तनांक होता है, ठीक है। तो आप लोग से बढ़ते क्रम में पूछा गया था, तो पहले क्या, पहले हीरा देखिए किसमें है, तो पहले हीरा, ठीक है, हीरा, उसके बाद कांच, उसके बाद केरोसिन, उसके बाद जल, ठीक है। बढ़ते क्रम में सर आना है, तो ये देखिए सबसे ज्यादा होता है हीरा का, तो बढ़ते क्रम में सर आएंगे तो हम लोग इधर से चलेंगे, कम होता है जल का, फिर किसका होता है, फिर होता है केरोसिन का, ठीक है। अब फिर किसका होता है, तो फिर होता है कांच का, और फिर किसका होता है, तो हीरा का, ठीक है। देखिए बढ़ते क्रम ये होगा, ये क्या होगा, घटते क्रम, क्योंकि हीरा ज्यादा होता है। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग ये सीक्वेंस किस में दिख रहा होगा, जल, तो जल पहले देखिएगा, तो जल इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। तो देखेंगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केरोसिन का होता है, तो केरोसिन किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है केरोसिन, फिर क्या है कांच, फिर हीरा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बाबू बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने आंसर को हम लिख दिए हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एकदम सामने लिखा हुआ है, तो आप लोग को बस बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा जल का होगा, उसके बाद केरोसिन का होगा, उसके बाद कांच का होगा, उसके बाद हीरा का होगा। यही आपका बढ़ते क्रम यहाँ पे सरियाया गया है आपका अपर्तनांक की मान को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न क्या है कि लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है। जो लेंस की शक्ति होता है वो लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार से संबंधित होता है, किस प्रकार से संबंधित होता है बाबू बताइए। जो लेंस की शक्ति होता है, ठीक है, लेंस की शक्ति पी होता है, पी और किसके फोकस से किस प्रकार संबंधित होता है, 1/f के होता है, ठीक है। याद रखना किसके से होता है, तो 1/f के रूप में। तो क्या हो जाएगा इसका बताइए, 1/f, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए बाबू, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/f के होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/f क्यू होता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इससे क्या संबंध है, ठीक है। तो पी से क्या संबंध है, मतलब जो लेंस की शक्ति है उससे क्या संबंध होता है फोकस दूरी से, तो 1/f के क्या होता है बताइए। 25 नंबर आप लोग को लिख दिए हैं यहाँ पे हम आंसर भी 25 क्या, तो 1/f से प्रत्यक्ष समानुपाती हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग, आप लोग आगे जाने से पहले आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग को वीडियो में अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया। फटाफट आप लोग जितने भी दोस्त आप लोग का पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरे हैं तो सभी के पास इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे। आपको इस चैनल पे आप लोग को डेली क्लास की जाती है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास भी होती है और आपका सारा पीडीएफ भी प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो पीडीएफ आप लोग पाने के लिए आप लोग को गूगल पे सर्च करेंगे जस्टवेल एजुकेशन, ठीक है बाबू। गूगल पे आप लोग सर्च करेंगे जस्टवेल एजुकेशन, आप लोग जस्टवेल एजुकेशन सर्च करेंगे, वहां पे आप लोग क्या दिखेगा, वहां पे आप लोग ओपन करेंगे उस वेबसाइट को तो पॉलिटेक्निक का एक सेक्शन दिखेगा, ठीक है। पॉलिटेक्निक वाले पे क्लिक करिएगा तो आप लोग वहां पे एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक करके दिखेगा, वहां से आप लोग को ओपन करना, वहां से आप लोग को जितना भी होगा जे डेली का पीडीएफ आपका वहां पे सॉल्यूशन के साथ वहां पे डाला गया और वहां से आप लोग आसानी से देख के पढ़ पाएंगे। यही सब प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग देख पाएंगे। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन बैंक लिए होंगे प्रीवियस ईयर का तो देखेंगे तो यही सब प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग आसानी से आप लोग वहां से डाउनलोड करेंगे तो बिल्कुल आप लोग डाउनलोड करेंगे, आपका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मॉडल पेपर होगा, सभी चीजों को वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग वहां पे जरूर विजिट करेंगे, कहां, जस्टवेल एजुकेशन पे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ने से पहले बता दें कि आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिए। आपको जितने भी एग्जाम से छोटी बड़ी अपडेट होती है सबसे पहले आप लोग को प्रोवाइड वहीं पे की जाती है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग बता दें कि ये ऐसा चैनल है जो आपको एडमिशन से लेकर, ठीक है, आप लोग एडमिशन दिलाने से लेके आप लोग यहाँ पे डिप्लोमा कंप्लीट कराने तक आप लोग को सारी सुविधा दी जाती है, ठीक है। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज आप लोग को यहाँ पे डिप्लोमा कंप्लीट तक आप लोग मतलब पॉलिटेक्निक कंप्लीट तक आप लोग सारी चीज इस चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। वो सारी चीज आप लोग को धीरे धीरे पता चल जाएगा, तो आप लोग बस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न को हम बढ़ते तो अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि लंबाई व बल से प्रत्येक के मात्रा को दुगुना कर दिया जाए, ठीक है, लंबाई व बल से प्रत्येक के मात्रा को हम लोग जब दुगुना कर दिया जाए तो शक्ति के मात्रक में कितना गुना वृद्धि हो जाएगा बाबू, कितना गुना वृद्धि हो जाएगा, यहाँ से आप लोग से पूछा गया है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या वजह, लंबाई और बल से प्रत्येक के मात्रक को दुगुना कर दिया जाए तो शक्ति के मात्रक में कितने गुना वृद्धि हो जाएगा, तो कितने गुना वृद्धि हो जाएगा बताइए। यहाँ पे देखिए शक्ति क्या होता है, शक्ति क्या होता है, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू भी, ठीक है, एफ इंटू भी लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि भी इक्वल टू क्या होता है, एल बाई टी होता है, ठीक है, एल बाई टी होता है। तो हम लोग यहाँ से भी का वैल्यू रखेंगे तो एफ इक्वल टू भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल बाई टी। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग मिल जाएगा एफ इंटू एल बाई टी हो जाएगा, ठीक है। उसके एलसीएम लेंगे तो एफ इंटू एल बाई टी हो जाएगा। तो हम लोग बताइए जब नया मात्रक बनाएंगे, ठीक है, नया मात्रक क्या बोला, जब दोगुना हम लोग करेंगे, पहला मात्रक निकल गया हम लोग को, ठीक है। अब हम लोग क्या बोला कि जब नया मात्रक बनाएंगे उसमें हम लोग दोगुना करेंगे सब चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो दोगुना कर देते हैं, ठीक है, सब चीज को दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग को 2f, ठीक है, 2f इंटू इंटू 2l, यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, टू यहाँ से क्या हो जाएगा टी,
तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 को हम लोग क्या कर लेंगे, 4 को हम लोग बाहर रख लेते हैं और यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ एल बाई टी हो जाएगा। तो देखिए पहला जो मात्रक था एफ एल बाई टी, इसके मुकाबला में ये क्या हो गया, ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे दोगुना कर देंगे इसका लंबाई बल और इसका लंबाई को, मतलब एफ क्या है फोर्स है और एल क्या है लंबाई है, अगर उसको दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना उसके जो शक्ति का मात्रक है उसमें गुना वृद्धि हो जाएगा। तो 4 गुना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है डियर, चलिए अगला प्रश्न क्या है, एक आकाश गंगा की दूरी का कोटि मान 10 मीटर है। यदि हम लोग प्रकाश दूरी के प्रकाश की चाल से तय की जाए तो के लिए किए गए समय का कोटि मान क्या हो जाएगा। ठीक है, 27 का आप लोग से पूछा गया है कि अगर आप लोग यहाँ पे जो आकाश गंगा का दूरी का जो कोटि मान है वो 10 मीटर है, तो यदि प्रकाश दूरी की चाल से तय की जाए तो वहां पे लिए गए समय का कोटि मान क्या हो जाएगा। ठीक है, आप लोग से कोटि मान आप लोग से पूछा गया तो इसका कोटि मान क्या हो जाएगा बताइए। ठीक है, तो ये देखिए न्यूमेरिकल काफी अच्छा न्यूमेरिकल है। तो दूरी यहाँ पे दिया गया, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, कहीं साइड में बना देते हैं दूरी कितना दिया गया। तो दूरी यहाँ पे दिया गया बाबू 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर यहाँ पे दिया गया। और यहाँ पे चाल आप लोग देखेंगे तो प्रकाश की चाल हम लोग जानते हैं कितना होता है, 3 गुने 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से लिखेंगे चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 गुने 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये एक प्रश्न भी आप लोग से पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल कितना होता है वायु में, तो 3 गुना 10 मीटर पर सेकंड होती है निर्वात में चाल। ठीक है, याद रखना। चलिए यहाँ पे ये हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे समय निकालना। ठीक है, समय निकालना तो समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितना है, तो दूरी आप लोग देखें यहाँ पे दूरी कितना 10 मीटर यहाँ पे दिया गया है। और चाल कितना है, तो चाल है 3 गुने 10 मीटर पर सेकंड। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3.333 गुना 10 ठीक है, 10 यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, 10 आपका टाइम यहाँ पे आ गया 3.33 इंटू 10 ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को पूछा गया कि प्रकाश की चाल इतना है, तो कोटि मान इसका समय का कोटि मान आप लोग से पूछा गया है। ठीक है, तो समय का कोटि मान क्या हो जाएगा, तो बताइए जितना है इसका कोटि मान कितना हो जाएगा, 10 होता है। और इसका कोटि मान आप लोग कोटि मान पढ़े होंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 पहले से। ठीक है, तो 10 आप बताइए यहाँ पे जब पावर अगर ये सेम रहा और तो क्या होता है, पावर क्या होता है, जुटता है दोनों। तो ठीक है, तो 10 क्या हो जाएगा, 16 है, क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। 10 आपका ऑप्शन किसमें दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, इसका समय कितना हो जाएगा, 10 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मीटर पैमाने द्वारा, ठीक है, मीटर पैमाने द्वारा 2 छड़ों की लंबाई क्रमशः 50 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर नापी गई है। तो मीटर पैमाने की अल्पतमांक जो है 1 मिलीमीटर है। तो दोनों नापों में किसको अधिक परिशुद्ध माना जाता है, पता है किसको अधिक परिशुद्ध माना जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया पहले नाप को, दूसरी नाप को, या दोनों नाप को, या ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है प्रश्न अधूरा है। ठीक है, तो अब बताइए जो मीटर पैमाने जो है 2 छड़ उसमें लिया गया, पहला लंबाई 50 सेंटीमीटर, दूसरा 10 सेंटीमीटर है। तो मीटर पैमाने की अल्पतम जो है वो 1 मिलीमीटर दिया गया है। तो दोनों नापों में किसको सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाएगा। ठीक है, किसको शुद्ध माना जाएगा, तो हम यहाँ निकालते हैं। देखिए पहला क्या है, मीटर पैमाने की ली गई नाप में अधिकतम कितना 1 मिलीमीटर त्रुटि संभव है, जो कि सब में होना संभव होता है। ठीक है, तो पहली नाप में अधिकतम संभावित कितना हो जाएगा, तो देखिए जब 1 मिलीमीटर तो कितना हो जाएगा 0.1 बटा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 50 है। ठीक है, इसका लंबाई तो कितना हो जाएगा यहाँ पे इंटू 100 करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा बाबू, तो 0.2% इसका संभव हो जाएगा पहला के लिए। ठीक है, और अगर दूसरी नाप हम लोग लेते हैं, दूसरी नाप कितना है, तो 10 है। तो दूसरी नाप हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 बटा 10 इंटू 100। ठीक है, इंटू 100 इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, इसको हम लोग जब करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 1%। ठीक है, 1% हो जाएगा। इसको आप लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब देखिए यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना पॉइंट हटेगा नीचे 0, 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 1% इसका आएगा। ठीक है, देखिए क्या पूछा है कि कौन सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है। ठीक है, तो पहली नाप अधिक शुद्ध माना जाता है क्योंकि इसमें 0.2% के हैं, इसमें मात्र आपको त्रुटि होगी। लेकिन इसमें आप लोग जब अगर 10 सेंटीमीटर के छड़ लेकर आप लोग नापेंगे तो वहाँ पे 1% आपको यहाँ पे त्रुटि हो सकती है। ठीक है, आप लोग अल्पतम जो होता है वो आप लोग याद रखना है कितना होता है, वो 1 मिलीमीटर जो त्रुटि होना काफी संभव होता है। ठीक है, तो 1 मीटर को लेकर चलेंगे मिलीमीटर, तो वहां पे कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। 50 पहला लेंस के लिए लेकर चलें तो परसेंटेज निकाल 0.2, तो क्या हो जाएगा, तो पहली नाप, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 28 का, पता है 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यह पहली नाप को शुद्ध माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, पहली नाप को शुद्ध माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है 29 नंबर प्रश्न कि समान परिमाण के 2 सदिशों का परिणामी इनमें से एक के बराबर है तो सदिशों का मध्य कोण क्या हो जाएगा। ठीक है, 2 समान
जो परिणाम है उसका दो सदिशों का परिणाम ही क्या है, बराबर है। तो दो सदिश तो सदिश के मध्य कोण का मान आप लोग से पूछा गया। तो आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला क्या होता है, आर साइड में बना देते बाबू, ठीक है। क्या जगह क्या होता है, आर इक्वल टू आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ पढ़े होंगे, क्या होता है आर इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, ठीक है, यही होता है। आप लोग पैरेललोग्राम लॉ को पढ़े होंगे। तो क्या बोला कि दो अगर समान है, ठीक है, समान है तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कोई, ठीक है, कि ए इसका भी हो जाएगा, ठीक है, तो इसका भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा बाबू। तो यहाँ से क्या बोला है, जब समान है तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर हो जाएगा ये, और 2a स्क्वायर इधर भी तो कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा जब बचेगा तो यहाँ से देखेंगे आप लोग ए स्क्वायर यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर को जब यहाँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था ए, ठीक है, ये आर की जगह ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इधर भी हो जाएगा, इधर में हम लोग क्या कर लेंगे जो स्क्वायर कर लेंगे तो 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसका भी हम लोग इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये आएगा बाबू। अब देखिएगा यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे 2a स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ से एक स्क्वायर घट जाएगा तो क्या बचेगा, इसको हम लोग इधर जब लाएंगे गुना में तो भागा में जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताइए, यहाँ से आप लोगों का क्या निकल के आ जाएगा, तो देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, इधर आएगा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये क्या 1 हो जाएगा तो 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोगों को बाबू, तो -1/2 आ जाएगा। तो कॉस सॉरी यहाँ पे देखिए फिर यहाँ हम लोग कॉस का जो वैल्यू थीटा का वैल्यू हम लोग निकालना, ठीक है, आप लोग से पूछा गया कि आप लोग कितना डिग्री का सदिशों के बीच जो मध्य बिंदु का जो कोण होगा वो कितना होगा वो निकालना, तो हम लोग थीटा निकालना, कॉस थीटा हम लोग को निकल के आ गया -1/2, तो उसका हम लोग क्या करते हैं थीटा निकालते हैं। तो थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स -1/2 हो जाएगा, तो इसका कितना का वैल्यू होता है तो cos 1/2, तो कितना डिग्री का वैल्यू होता है बाबू, तो cos 122 डिग्री का, ठीक है, -1/2 कितना का होता है 120 डिग्री का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या 30 नंबर कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए चुंबकीय क्षेत्र रेखा के लिए गुणधर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन है जो सत्य नहीं है, मतलब सही नहीं है टर्म। ऑप्शन में पहला दिया गया कि वह उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, नेक्स्ट वह बंद परिपथ बनाती है, नेक्स्ट होता है कि जब दो चुंबक रखी जाती है तो वह प्रतिच्छेद करती है, या नेक्स्ट प्रश्न है वह शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में बहुत पास पास रखी जाती है। तो क्या हो जाएगा 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है कि एक दूसरे को आपस में नहीं काटती है, ठीक है, याद रखें कि आपस में नहीं काटती है, क्योंकि जब वो एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर क्या होता है दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं चुंबकीय सुई का कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं दिशाओं में विक्षेपित होना संभव नहीं है, ठीक है, तो विक्षेपित होना संभव नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब दो चुंबकें रखी जाती है तो प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, जिसके कारण वो क्या करता है विक्षेपित नहीं हो पाती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का, ठीक है। तो आप लोग के लिए देखिए आप लोग जो फिजिक्स का जो 30 क्वेश्चन काफी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए आज कराया गया है, जो सीधा आपका यही सब प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा 30 प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग सभी 30 प्रश्न को बिल्कुल कर लेंगे, और डेली की क्लास आप लोग जरूर डेली ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आपका जो भी प्रश्न करा रहे हैं आपका न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों करा रहे हैं, सीधा आपका इसी प्रकार का प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है बाबू। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही आपको यहाँ पे लाइव स्टार्ट हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए, और सभी दोस्तों के पास आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग इसका जो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, आप लोग बता दिए कैसे करना है, तो जस्ट वेल एजुकेशन पर आप लोग जाना है, सर्च करना है आप लोगों को जस्ट वेल एजुकेशन गूगल पे, और उसके बाद आप लोग पॉलिटेक्निक का सेक्शन दिखेगा, वहां पे आप लोग जाके वहां पे आप लोग एंट्रेंस एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग आसानी से वहां से डाउनलोड कर लेंगे, और आप लोग बारीकी से पढ़ते रहेंगे, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आपके पास 2 मंथ का समय है, 2 से 3 मंथ आपके पास समय है, तो उसमें आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी करना और अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज को प्राप्त करना, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।